अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर विच इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को इसके सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 9.1 उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक है पीटीबी की उसके अंदर इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पहला पॉइंट आ जाता है वो आता है इंट्रोडक्शन का। अब इंट्रोडक्शन के हवाले से बताती चलूँ कि बैलेंस इन नेचर यानी कि हमें यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए हर लाइफ जो एग्जिस्ट करती है चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो उसको एग्जिस्ट करने के लिए नेचर में बैलेंस करना ज़रूरी है। चूँकि हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर गैसेस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बैलेंस इन नेचर में हमारे पास दो गैसेस आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स से लेते हैं और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में हम लोग रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह नेचर में बैलेंस रहता है यानी कि एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये हमारी नेचर का बैलेंस है। अब इसके बाद हमारे पास दो बेसिक डेफिनेशंस आ जाती हैं जो कि हमारे जो पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से। उससे पहले इन डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। अगर आपको इन बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से पता होगा तभी आप इस चैप्टर की आगे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे। रिएक्टेंट्स वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कंबाइन करते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए हमें मिक्सचर कोई तैयार करना होता है, उसके लिए हमें रिएक्टेंट चाहिए। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ बनानी है उसके लिए पहले हम उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको रेडी करते हैं। इसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो इंग्रेडिएंट का काम करते हैं यानी कि रिएक्टेंट्स आर द इंग्रेडिएंट इन एनी केमिकल रिएक्शन। और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे पास जो फाइनल चीज़ हमारी बनती है हम जानते हैं कि हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कंबाइन करके प्रोडक्ट को बनाए उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और ऐसे सब्सटेंस जो न्यूली फॉर्म्ड होते हैं यानी कि जो रिएक्टेंट से मिलके बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है और जो H2O का प्रोडक्ट बना है जो वाटर बना है हमारे पास वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है जी। यानी कि ये जो रिएक्टेंट है ये इंग्रेडिएंट्स का काम करते हैं। इसमें रिएक्टेंट के मिलने से जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं केमिकल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट बन जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज़ टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब हमारे पास जो टॉपिक नंबर 9.1 है उसमें आपको दो तरह के रिएक्शन दिए गए हैं। उसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शन दिए गए हैं, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन ये बहुत ही कॉमन से रिवर्स और रिवर्सिबल ये बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सुनते हैं काफ़ी दफ़ा। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। इसके शुरू में इर का मतलब यही है कि इसमें वो चीज़ नहीं होगी। यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट बन तो जाता है लेकिन वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। अब ऊपर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ डिटेल से पढ़ा कि रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब वो हमें कह रहा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट है नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। यानी कि प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा लेकिन उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो दोबारा जो है रिएक्टेंट में एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकता, दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें प्रोडक्ट बनने के बाद दोबारा रिएक्टेंट में टूटकर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है दे आर सपोज्ड टू कंप्लीट। अब जब बेसिकली अब हमें जब डेफिनेशन में बता दिया गया है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका मतलब ये कंप्लीट ही होगा। जब एक चीज़ आगे नहीं जो है प्रोसीड करे इसका मतलब वो चीज़ कंप्लीट हो गई है।
लेकिन ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है दे नेवर गो टू कम्प्लीशन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, वो फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, वो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये कंप्लीशन की तरफ नहीं जाते। अब जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है इनको सिंगल एरो की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि सिर्फ एक सिंगल एरो जो कि केमिकल इक्वेशन के दरमियान में लगाया जाता है, उसकी मदद से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उनको डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके ऊपर वाले एरो का मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, और नीचे वाले एरो का मतलब है कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ये सबसे बड़ी निशानी है रिवर्सिबल रिएक्शन की, जो कि हमें बताता है कि रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ठीक है जी। जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है इट प्रोसीड इन वन वे, जो कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये बोथ वेज में प्रोसीड करता है। अब जो हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि एज वी नो कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं इसकी डेफिनेशन में कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कंबाइंड होने के बाद दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आते। तो इसका मतलब यही है कि ये एक ही साइड पे प्रोसीड करेगा, दोबारा जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे वो रिएक्टेंट्स में नहीं आएंगे। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो उससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट बन जाएगा। हमने पढ़ा कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट होते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये बोथ वेज में प्रोसीड करेगा। अब हमारी बुक अब हमारी बुक में सबसे ज़्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस किया गया है, इरिवर्सिबल रिएक्शन को इतना डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन की मज़ीद आगे थ्योरी बनती ही नहीं है, क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कंबाइन हो जाएगा, उसके बाद वो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से हमारी बुक में एक्सप्लेनेशन दी गई है हाइड्रोजन और आयोडीन की मदद से। अब हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन होता है, एक क्लोज्ड फ्लास्क लेते हैं हम लोग। एक क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन गैस को और आयोडाइन गैस को मिलाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एक कलरलेस गैस है, जबकि आयोडीन जो है उसका पर्पल कलर होता है। अब जब एक फ्लास्क में क्लोज फ्लास्क जब हम लोग एक क्लोज फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन गैस को मिलाएंगे, इनका रिएक्शन करेंगे, जो क्या होगा कि जो आयोडीन का पर्पल कलर होगा वो फेड हो जाएगा, यानी कि हल्का हो जाएगा, और वो ये जो हाइड्रोजन और आयोडीन के गैस है इनके रिएक्शन से हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा, विच इज़ अ कलरलेस गैस, यानी कि इस गैस का कोई कलर नहीं होता। ठीक है जी। हाइड्रोजन हमारे पास कलरलेस गैस है, आयोडीन का पर्पल कलर होता है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, हम फ्लास्क को क्लोज करके इसको हीट देंगे तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका कोई कलर नहीं होगा, ये कलरलेस गैस अपीयर होगी। अब उसके बाद हम जानते हैं कि हम रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी करें, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने पढ़ा कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनते हैं। अब इसी तरह जब हम दोबारा से इस फ्लास्क को हीट अप करेंगे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड को जब क्लोज फ्लास्क में, ये सारा रिएक्शन हमने क्लोज फ्लास्क में करना है। अब हम रिएक्शन क्लोज फ्लास्क में करेंगे क्यों? रिएक्शन हमने क्लोज फ्लास्क में इसलिए करना है ताकि ये जो हमारी गैसेस हैं ये स्केप आउट ना हो जाए, ये गैसेस निकल ना जाए और रिएक्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है जी। अब ये फ्लास्क हमने क्लोज कर देना है और इसको हीट अप करना है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन और आयोडाइड गैस है ये अलग-अलग हो जाएगी, जिस फॉर्म में पहले थी उसी फॉर्म में चली जाएगी। और आयोडीन का क्योंकि पर्पल कलर होता है, हमने पढ़ा है, तो आयोडीन का जो पर्पल कलर होता है वो अपीयर हो जाएगा, बिकॉज एज वी नो दैट हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस। तो कलरलेस गैस तो अपीयर होगी नहीं, जो आयोडीन होगी वो उस कलरलेस गैस के ऊपर ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगी और आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो अपीयर हो जाएगा। ये थी रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल। ये हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के स्टेब्लिशमेंट को पढ़ा। अब उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या है? अब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनसे प्रोडक्ट बन जाए वो हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जबकि रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करते हैं, यानी कि हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ प्रोसीड करते हैं। जबकि जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होते हैं वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ प्रोसीड करते हैं। इनिशियली जो हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं, क्योंकि रिएक्शन का स्टार्ट होता है, हमारे पास रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो
जो हमारा रिएक्शन होता है वो ज़्यादा तेज़ी से प्रोसीड करता है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन की जो इनिशियली स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में अभी जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी कि ज़्यादातर प्रोडक्ट नहीं बने होते, इस वजह से इनिशियली ये स्लो होता है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन बढ़ता जाएगा, तो हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा। अब जब हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ये एक ऑब्वियस बात है। और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा। ग्रेजुअली का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि एकदम से ना तो रिएक्शन तेज होगा ना ही रिएक्शन आहिस्ता होगा। जब हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी तब हमारा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जब हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तब हमारा जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्पीड अप कर जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।